बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन और उसके कुछ आइडेंटिटीज से। तो देखें, फिजिक्स में ना वो कहता है कि हमारे पास ना हैवी फ्लेक्सिबल केबल्स ले लें या दूसरी सस्पेंडेड that is suspended between 2 points at the same height. Assume the shape of the curve called catenary. Write an equation of the form y is equal to a over 2 e raised to the power x over a plus e raised to the power minus x over a डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो हमारे पास वो कहता है कि इक्वेशन है ना, इस तरह की फॉर्म उसकी वो बनती है जो हम दो फ्लेक्सिबल केबल्स को सस्पेंड करते हैं बिटवीन टू सेम पॉइंट। जैसे ये खंबे पे उसने दिखाया हुआ है ना, वो ये दो केबल पावर लाइन जो है ना उन्हें सस्पेंड किया गया सेम हाइट पे टू उसकी लाइन के साथ। अच्छा, वो ये कहता है दिस इज वन ऑफ द सेवरल इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन दैट इन्वॉल्व कम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। असल में जो हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है, वो कम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कम्बिनेशन का मतलब कि कभी वो सम में और कभी वो डिफरेंस में आ रहा होगा। तो नीचे वो यही बात फिर वो कर रहा है, एंड दे हैव एसेंशियल द सेम रिलेशनशिप टू द हाइपरबोला दैट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैव टू द सर्कल। अच्छा, फिर इसकी कुछ आइडेंटिटी से ना वो कहता है कि ये सर्कल और इस तरह की चीजें बनाएगा। खैर हम देखते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है वो देखें कम्बिनेशन किसका है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स डिवीजन बाय 2। इसी तरह कोस हाइपरबोलिक एक्स को अगर देखें तो वो कम्बिनेशन है ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स बाय 2। टेन हाइपरबोलिक एक्स जो है, जब ये दो याद हो जाएंगे बच्चों को तो इन दोनों को डिवाइड करने से जैसे हम वहाँ निकालते थे साइन और कोस, इसी तरह यहाँ साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोस हाइपरबोलिक एक्स जब डिवाइड करेंगे तो टेन हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा। मैं अगर वो निकालता जाऊँ, ये टेन हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा। इसी तरह कोट निकालने के लिए कोस हाइपरबोलिक एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स को यूज करेंगे। अच्छा, फिर आइडेंटिटीज जैसे वहाँ पर होती थी ना साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1, इसी तरह यहाँ पर भी आइडेंटिटीज हैं। साइन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स माइनस कोस हाइपरबोलिक स्केयर एक्स वो 1 के इक्वल होता है। इसी तरह वहाँ पर जैसे फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वगैरह थे वो यहाँ पर भी है पड़े। कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। इसी तरह इससे नीचे वाली एक आइडेंटिटी है साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई के लिए, वो भी देख लेंगे। तो वो कहते हैं द नेम हाइपरबोलिक फंक्शंस comes from the fact that the function sin hyperbolic t and cos hyperbolic t play the same role in the parametric representation of hyperbolic x square minus y square is equal to 1। यानी वो कहता है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जो है ना, उसकी पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, साइन हाइपरबोलिक टी और कोज हाइपरबोलिक टी, ये उसकी पैरामेट्रिक फॉर्म है। ये आगे हम पढ़ेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है। एज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसे सर्कल को रिप्रेजेंट करते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता था, और उसके लिए इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म कोस और साइन टी है ना यहाँ पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, यानी रेडियस 1 है, तो इसलिए साथ कुछ नहीं आ रहा, 1 ही आएगा। इसी तरह वो कहते हैं एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, जब इसमें से टी को एलिमिनेट करते थे इस वाले में से और इस वाले में से टी को एलिमिनेट करके लिखते थे, तो वो कहता था कि ये चीज़ बन जाती थी ना हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक टी और साइन हाइपरबोलिक टी जो है ना आर द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये हाइपरबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन है। x इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक टी एंड y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक टी किसके पैरामेट्रिक इक्वेशन है, हाइपरबोला की। जैसे x इज इक्वल टू कोस टी y इज इक्वल टू साइन टी किसकी इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसी तरह x इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक टी और y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक टी, ये पैराबोला की हाइपरबोला की हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन है। स्केयरिंग दिस इक्वेशन, यानी अगर मैं x का भी स्केयर कर लूँ तो वो हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक टी स्केयर, और y का स्केयर करूँगा तो साइन हाइपरबोलिक टी स्केयर हो जाएगा ना। इन दोनों को फिर वो क्या करते हैं, इन दोनों को जब वो सब्ट्रैक्ट करता है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट हो रही है, राइट में, तो हमारे पास इक्वल टू 1 आ जाता है। ये चीज़ वो बता रहे हैं। अच्छा, फिर हमारे पास फंक्शन आता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट।
जैसे देखें एक्सप्लिसिट फंक्शन जो है ना उसे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर ऐसा सिनेरियो हो कि डिपेंडेंट वेरिएबल सारे एक तरफ और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सारे एक तरफ लिखे जा सकते हों तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है। या यूँ अगर मैं अदर वर्ड में कहूँ, इफ़ डिपेंडेंट वेरिएबल y कैन बी रिटन हैज इन द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे यहाँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना, तो देखें डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना लिखा जा रहा है इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो देखें डिपेंडेंट वेरिएबल जो y है वो फंक्शन ऑफ x बन रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसी तरह y इज इक्वल टू साइन x, ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक तरफ राइट साइड पे है और डिपेंडेंट वेरिएबल इस साइड पे है। इसी तरह y इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर 3x माइनस 2x, तो देखें डिपेंडेंट वेरिएबल इधर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सारे इधर है। तो ये हमारे पास जो इस तरह की फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म है। उसने लिखा भी हुआ है y इज इक्वेटिंग to an expression involving only x term, we say that y is expressed explicitly in term of x. Sometimes we have the equation connecting x and y, but it is impossible to write in the form of y is equal to f of x. अब वो यही बात कर रहे हैं कि कुछ को हम इस तरह से नहीं लिख सकते कि y एक तरफ रहे और बाकी सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूसरी तरफ पे, यानी y को इन टर्म ऑफ x नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पर उसने दी एग्जाम्पल ये वाली। अब देखो यहाँ पर क्यों नहीं लिख सकते, राइट साइड पे देखें y क्यूब आ गया ना, प्लस साइन एक्स माइनस कोज एक्स। अब ये कुछ भी कर लें, सिंप्लीफाई करने के बाद भी नहीं से हम y के टर्म में लिख सकते, तो इसलिए हमारे पास इम्प्लीसिट है। इसी तरह देखें साइन एक्स प्लस वाई जो है ये भी इम्प्लीसिट की एग्जांपल है। नीचे मजीद उसने कुछ एग्जांपल दी होंगी इम्प्लीसिट की, वेल नाउन वो हमारे पास कर्व्स हैं, ये लिखा हुआ है रिमेंबर के साथ जो है, ये बहुत वेल नाउन कर्व्स हैं हमारे पास। अगर मैं तो ये देखें हमारे पास वेल नाउन ये कर्व्स हैं, ये हमारे पास ये वाली दी हुई है, ये दी हुई, इन्हें आप ना उस पर कैलकुलेटर पे लिख के भी देखिएगा, इसके बड़े ब्यूटीफुल से वो बनेंगे ग्राफ, तो ये चेक कीजिएगा उस पर ना। ये कुछ उसने इम्प्लिसिट कर्व काफ़ी सारी बताई हुई है, MCQ उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है पैरामीट्रिक फंक्शन। तो देखिए पैरामीट्रिक फंक्शन या पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन क्या है, वो कहता है व्हेन टू वेरिएबल x एंड y कैन बी रिटर्न एज व्हेन टू वेरिएबल डिपेंड ऑन अ थर्ड वेरिएबल। जैसे यहाँ देखें x है वो डिपेंड कर रहा है t पे, y है डिपेंड कर रहा है t पे, तो देखिए दो वेरिएबल डिपेंड कर रहे हैं t पे, तो ये जो t है इसे फिर हम कहेंगे कि ये पैरामीटर है x और y का, और ये जो x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी, ये जो दो इक्वेशन है ये कॉल्ड, इनको हम कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। इनको हम क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन। इफ एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ पैरामीटर, अब ये डेफिनेशन फॉर्मल डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ पैरामीटर t on interval d, then the equation x is equal to f of t and y is equal to g of t are called as parametric equation for the plane curve generated by set of order pair in the plane। set of order pair in the plane का मतलब ये है कि इसकी जो कर्व ड्राइव हम करेंगे ना, वो इसके जो t की वैल्यूज को वेरी करने से हमारे पास ऑर्डर पेयर आएंगे, उससे निकालेंगे। इसके एग्जांपल अभी हम 12 करते हैं, उससे हमें आइडिया होगा। एग्जाम्पल 12 है हमारे पास, ये एग्जाम्पल 12 है। अच्छा, एग्जाम्पल 12 में देखें, एग्जाम्पल 12 में देखें यहाँ पर t को जब मैंने वैल्यू 0 दी है तो फिर उसकी वैल्यू देखें, t को 1 दिया फिर उसकी वैल्यू देखें। अब t को जो 2 दी है ना वो लास्ट में लिखी है, 1,4 निकल रहा है ऑर्डर पेयर। इसी तरह जब 1 दी थी तो उसके लिए x की वैल्यू भी निकाली, y की भी निकाली। इसी तरह 3 दी थी तो x की वैल्यू भी निकाली और y की भी निकाली। 4 दी थी उसके लिए भी x और y की वैल्यूज निकाली। तो हमारे पास देखें ये जो, अगर मेरे पास ये एडिट करने का हो कुछ, नहीं मैं इसे वहीं पे ओपन करता हूँ। हाँ, अब ये देखें जब मैंने यानी 0 दी थी तो ये x और y की वैल्यू आई, t को जब मैंने 1 दिया तो ये, t को जब मैंने 2 दिया तो ये आ रही थी, 3 दिया तो ये आ रही थी, 4 दिया तो ये आ रही थी ना वैल्यूज। इन वैल्यूज को मैंने ड्रा कर दिया, यानी सबसे पहले देखें मैंने जो 3 दिया था वो वाला पॉइंट ये बन रहा था, 2 दिया था वो ये पॉइंट बन रहा था, और
1 दिया था वो ये पॉइंट बन रहा था, और जो मैंने 4 दिया था वो ये पॉइंट बन रहा था ना, सॉरी 4 नहीं 3 वाला ये मेरे पास बन रहा था, और 4 के लिए ये पॉइंट बन रहा था मेरे पास। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को जब मैंने ज्वाइन किया तो ये एक लाइन आ गई हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन जो ऊपर हमारे पास गिवन थी ना, यानी एक्स भी टी का फंक्शन था, वाई भी टी का फंक्शन था। तो ये हमारे पास दो पैरामीट्रिक इक्वेशन जो थी उनका जो ग्राफ बनेगा, कर्व बनी, वो ये बनी। अच्छा, अब बाकी क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है वो देखें, ये यहाँ पर देखें मेरे पास जब मैंने t को वैल्यू दी, यानी t को जब मैंने वैल्यू दी क्या 1, t इज इक्वल टू 1 जब मैंने दिया यहाँ पर देखें तो उसके लिए आ रहा था 2,2, तो यानी इसका जो पोजीशन बने 0 से लेकर यहाँ तक वो ये वाला वेक्टर बना, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरो भी मैंने लगाया। अच्छा, जब t को मैंने क्या दिया वैल्यू, फिर t इज इक्वल टू मैंने जब ये 2 दी वैल्यू तो उसके लिए 1,4, तो ये वाला एक बन गया वेक्टर। इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करने से जो वेक्टर बना है ना वो नीचे यू निकाला हुआ है। t0 और t1 को जब मैंने से जो वेक्टर बनाया ना, यानी ये कैसे बनाएंगे, इसका ये सेकंड कोऑर्डिनेट 2 माइनस ये वाला कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट वाले का कोऑर्डिनेट, तो ये आ जाएगी चीज। इसी तरह 2 माइनस 0, तो ये हमारे पास वेक्टर बन गया -1,2। तो देखें इस वेक्टर को मैंने फिर ड्रा किया हुआ है यहाँ पर कि जब -1,2 वाला ये वाला वेक्टर है, तो ये असल में वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे थे। मेन जो इक्वेशन बनी थी लाइन की वो यही थी। ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन। अच्छा, फिर उसने एक बात लिखी हुई है कि असल में ये जो हमारे पास लाइन की इक्वेशन बनी है ना, हमें जो इक्वेशन बनानी होती है ना उसके लिए हमें एक वेक्टर चाहिए होता है और एक पॉइंट चाहिए होता है। तो वो कहता है असल में ये जो इक्वेशन बनी है ना वो इस वेक्टर से और इसके साथ जो पॉइंट उसने लिया वो कहता है कि 0,3 वाला इस पॉइंट से मिला के बनी है, लेकिन ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट करना था, ये बहुत है, हमने जो ये पॉइंट लेके और इस तरह से शो कर दिया, ये बहुत है। असल में तो ये मेन ग्राफ इसका यही था, बाकी जो चीज़ें वो उसकी वैसी एक्सप्लेनेशन उसने की हुई है, ऐसा तो उसकी वैसे ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, अब हमारे पास वो ये कहता है y इज इक्वल टू e की पावर x है एंड y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर -x है। तो यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x जो है, अगर हम उसे देखें तो यहाँ पर इसके लिए ना, ये इस वाले फंक्शन के लिए ये ऊपर वाला हिस्सा सारा ये निकाली हुई है वैल्यूज, और y इज इक्वल टू e की पावर -x के लिए ये वाली नीचे मैंने निकाली हुई है वैल्यूज। -5 पे क्या आ रहा है, -1 पे क्या आ रहा है, 0 पे क्या आ रहा है, 2 पे क्या आ रहा है, 3 पे क्या आ रहा है, ये सारी वैल्यूज निकाली हैं। इन्हें निकालने के बाद देखें आगे फिर इनको प्लॉट कर दिया, बस इस जगह पे आ जाएं तो देखें आगे बस क्या किया हुआ है, इन्हें प्लॉट किया हुआ है, उन्हीं वैल्यूज को जो मेरे पास वो वैल्यूज आई थी उन्हें मैंने प्लॉट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर चलें देखें तो ये 3,8 वाली निकाली थी, जो 2 वाली निकाली थी, और तो देखें यहाँ पर फिर ये पीछे आ गए, तो यहाँ देखें ये उसकी जो वैल्यूज नहीं, ये यहाँ नहीं हो पा रहा। चलें देखें, ये पहला e की पावर x वाला जो ग्राफ है ना, y इज इक्वल टू e की पावर x वाला पहला ग्राफ जो है, उसके लिए ये वैल्यूज जो निकाली थी मैंने उन सब का एक ग्राफ बना दिया। y इज इक्वल टू e की पावर -x के लिए जो निकाली थी वैल्यू, उसका ग्राफ ये वाला बन रहा था। अब इन दोनों को कंबाइन करके अगर बनाना था तो ये देखें, एक y इज इक्वल टू e की पावर x वाला ये बना हुआ है, y इज इक्वल टू e की पावर -x वाला ये बना हुआ है, तो ये ग्राफ इसका मेन बनेगा। अब इस पे बेस्ड जो है ना आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आपने करने हैं। जो एक एग्जांपल मैंने करवाई है उससे रिलेटेड एक एग्जांपल है पढ़ी बुक में, क्वेश्चन है सॉरी, उससे रिलेटेड एक तो वो करना है, और हमने कर लिया है काफ़ी सब। अब कुछ इसकी एग्जांपल्स रह गई हैं, वो बाकी कल देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है ना चीज़ें, ये एग्जाम एक्सरसाइज पे आते हैं, इससे मिलते जुलती चीज़ें आप देखते हैं। देखें, इसमें वो कह रहा है कि सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है कि फंक्शन कौन सा है, क्वाड्रेटिक है, एक्सपोनेंशियल है, किस तरह का है। तो पहला देखें, y इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर x प्लस x जो हमारे पास आ रहा है ये अलजेब्राइक है और ये ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, तो ये ट्रांसडेंटल फंक्शन है a वाला पार्ट। b वाला देखें, y इज इक्वल टू 7 और ये पोलिनोमियल बन रहा है ना वैसे, तो पोलिनोमियल ऑफ मैक्सिमम पावर क्या यूज हो रही है 4, तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 है। और ये वाला देखें, y इज इक्वल टू a tan इनवर्स x और -7 भी ऐड हो रहा है, तो ये भी ट्रांसडेंटल फंक्शन है क्योंकि -7 इसमें ऐड हो रहा है ना, और सब्ट्रैक्ट हो रहा है सॉरी। अच्छा, इससे हम सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन बन जाएगा ना, 7 को ऊपर पावर बना देंगे x की,
और बेस सेम है तो ऐड हो रहे हैं तो ये प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है डी वाला। ई वाले को देखें तो ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, हमारे पास क्या है इम्प्लिसिट फंक्शन, और ये हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन ऐसे बन जाएगा, ये tan में या कोट में आएगा। और इसी तरह ये जो है ये अलजेब्राइक फंक्शन है जी वाला, ये वही जो पहले कल एग्जांपल केस इसमें मिलता जुलता है। क्यू ऑफ टी हमें गिवन है, टी 0 पे वैल्यू निकालनी है, टी 800 पे निकालनी है, और टी 1600 और 1500 पे निकालनी है, और ये हमारे पास जो चीज़ आएंगी वो हमें पता चल जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है नीचे देखें 3 वाला पार्ट। अब 3 वाला पार्ट ना वही जो अभी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन किया ना उसी से रिलेटेड है। -5 और 0 के दरमियान से ना कोई पॉइंट्स आप ले लेंगे थोड़े से, और उन्हें ना यानी उस पर वैल्यूज निकाल लेंगे एच ऑफ एक्स की, उन पॉइंट्स को ग्राफ पे ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, ये y = 2x है, मैं बता दूं इसका ग्राफ भी ना कुछ इस टाइप का बनेगा। पॉइंट जब निकालेंगे ना इधर इधर तो वो मिलके इस तरह का बनेगा। अच्छा, दूसरा जो है ना -3x है, तो देखें जब माइनस आ रहा होगा ना तो ग्राफ इस तरह से बन रहा होगा। अच्छा, इसके बाद e की पावर t वाला अभी पीछे निकाला भी है, 0 से 5 के दरमियान अब लेने हैं, ये निकाल चुके हैं पीछे अभी, और e की पावर -t वाला भी अभी निकाल चुके हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आप कर लेंगे, बाकी इंशाल्लाह जो है ना वो हम कल देखेंगे। इसी तरह ये e की पावर माइनस ये वाला भी हम कर सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है। ग्राफ का यानी जनरल बिहेवियर इसका जो है ना एक्स की वैल्यूज लेने के बाद जो फाइनल बनना है ना, क्योंकि -2x आ रहा है तो वो इस तरह का कुछ बन रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर्व हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ग्राफ का जो जनरल बिहेवियर आना है वो इस टाइप का ही आना है। इसी तरह इसके साथ वाला जो बी पार्ट है उसका जनरल बिहेवियर जो आना है ना इन दी लास्ट, वो ये इस तरह की फॉर्म में आना है, पॉइंट हम ले लेंगे वही। इसी तरह ये जो 4x वाला है 0-1 से ही पास करेगा और इसका बिहेवियर यही आना है इन दी लास्ट। और अगर जो माइनस ये वाला जो है उसका बिहेवियर इस तरह से आना है, वो पीछे एग्जांपल एक मेन कर लिया, वहाँ से हमें आइडिया हो गया ना काफ़ी। बाकी जो लॉग वाले हैं और दूसरे हैं वो इन्हें कल देखेंगे। इसमें एक और, हाँ ये वाला क्वेश्चन 5 ये भी हमने आज कर लिए, इसे भी आप जो है ना अब सेम उसी पैटर्न पे जो मैंने करवाया है उसी पैटर्न पे से आपने देख लेना। ये मेरे ख्याल से एग्जांपल सेम यही एग्जांपल से शायद, चलो देख लीजिएगा। वही काम आपने करने, टी की वैल्यू उसको वेरी करवाना है और कुछ पॉइंट्स ले लेने हैं। बाकी वेक्टर वुक्टर नहीं आपने ड्रा करने, जैसे वहाँ वेक्टर बने वैसे ना, आपने सिर्फ उसके पॉइंट्स लेके उसकी मेन कर्व बना देनी है, बाकी चीज़ें निकालने की जरूरत नहीं है जैसे वो उसमें दिखाई हुई थी, मेन कर्व बस ड्रा करनी है। तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।